गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था विदेशी व्यापार के प्रकार। ठीक है, विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आयात व्यापार, दूसरा होता है निर्यात व्यापार, तीसरा होता है पुनर्निर्यात व्यापार। जब हम किसी दूसरे देश से वस्तु अपने देश में मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं आयात व्यापार। ठीक है, इसी का ठीक विपरीत होता है निर्यात व्यापार। जब हम अपने देश से कोई वस्तु किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे बोलते हैं निर्यात व्यापार। ठीक है, तीसरा क्या होता है? पुनर्निर्यात व्यापार। जब हम किसी दूसरे देश से वस्तु अपने देश में मंगा लेते हैं और उसे बिना प्रयोग किए हुए किसी अन्य देश को भेज देते हैं तो उसे बोलते हैं पुनर्निर्यात व्यापार। जैसे कि हम चाइना से कोई वस्तु अपने यहाँ मंगाए, भारत में मंगाए, ठीक है, उसको बिना प्रयोग किए हुए हम अमेरिका को भेज दिए तो उसे बोलेंगे पुनर्निर्यात व्यापार। ठीक है, आज का आपका टॉपिक क्या है? बीजक। बीजक को इंग्लिश में इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, बीजक क्या होता है? बीजक एक प्रकार का बिल होता है, ठीक है, जो कि विक्रेता द्वारा बिक्री के पश्चात तैयार करके क्रेता के पास भेजा जाता है। बीजक एक प्रकार का प्रपत्र होता है जो कि विक्रेता द्वारा बिक्री के पश्चात क्रेता के पास भेजा जाता है, जिसमें माल के दर, किस्म, मूल्य, मात्रा आदि का उल्लेख किया जाता है। बीजक के माध्यम से विक्रेता जो होता है वह क्रेता को एक बिल लिख के भेजता है जिसके द्वारा उसे भुगतान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बीजक सदैव किसके द्वारा बनाया जाता है? विक्रेता द्वारा। ठीक है, बीजक विक्रेता द्वारा तैयार करके क्रेता के पास वस्तुओं के मूल्य, किस्म, मात्रा आदि का उल्लेख करके उसको तैयार करके क्रेता के पास भेजा जाता है, जिससे कि क्रेता को उसके बिल संबंधित संपूर्ण ज्ञान हो सके और वह समय पर उसका भुगतान कर सके। ठीक है, बीजक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण बीजक, तथा दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक। ठीक है, साधारण बीजक क्या होता है? साधारण बीजक, जैसा कि हमने बीजक की डिफिनेशन बताई है, हूबहू वही चीज होता है। ठीक है, जैसे साधारण बीजक क्या होता है? साधारण बीजक ऐसे बीजक से है जो कि माल की बिक्री के पश्चात तैयार करके क्रेता के पास उसे भेजा जाता है। ठीक है, जिसमें माल की दर, किस्म, मूल्य, मात्रा आदि सभी बातों का उल्लेख किया रहता है। नेक्स्ट आता है आपका सूचनार्थ बीजक। सूचनार्थ शब्द से ही उसका अर्थ क्लियर हो रहा है कि सूचनार्थ मतलब सूचना देने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये एक ऐसा बीजक होता है जो कि बिक्री के पूर्व, जैसे क्रेता हो गया, ठीक है, वह क्रेता बोला विक्रेता से कि आप हमको ये कोई वस्तु क्रय करनी है। ठीक है, कोई भी वस्तु आप वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, ये वस्तु क्रय करनी है, इसके बारे में आप हमें एक बीजक बनाकर हमें भेजिए कि हमें लगभग कितना रुपए का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं सूचनार्थ बीजक। जैसे कि इसमें क्या होता है कि यह विक्रेता द्वारा माल की बिक्री के पूर्व सूचना देने के उद्देश्य से क्रेता को लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें माल के अनुमानित मूल्य, ठीक है, अनुमानित मूल्य का उल्लेख किया जाता है। जो बीजक होता है इस पर विक्रेता का हस्ताक्षर किया जाता है, लेकिन जो सूचनार्थ बीजक होता है इस पर विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जमा की चिट्ठी। जमा की चिट्ठी क्या होती है? जमा की चिट्ठी को इंग्लिश में क्रेडिट नोट बोला जाता है। जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से, ठीक है, जैसे कि कभी कभी बीजक बनाते हैं हम कुछ धनराशि उसमें अधिक लिख देते हैं। ठीक है, वहां पे छूट हमें जहां घटानी चाहिए थी वहां हम नहीं घटा पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जमा की चिट्ठी तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है कि जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से अधिक धनराशि लिख दी जाती है। ठीक है, जैसे कि बीजक हम बनाए थे 1000 रुपए का, ठीक है, लेकिन हम उसमें गलती से कितना लिख दिए? 1500 रुपए लिख दिए। ठीक है, तो उस स्थिति में इसको जो 500 रुपए अधिक होता है इसको समायोजित करने के लिए एक चिट्ठा तैयार किया जाता है जिसे बोलते हैं जमा की चिट्ठी। ठीक है,
जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से अधिक धनराशि लिख दी जाती है तो उसे समायोजित करने के लिए जो चिट्ठा तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं जमा की चिट्ठी। ठीक है, इसी प्रकार से होता है नाम की चिट्ठी। नाम की चिट्ठी को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट नोट। नाम की चिट्ठी एक ऐसा चिट्ठा होता है जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से कम धनराशि लिख दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम बीजक बनाए हैं 1500 रुपए का, ठीक है, और उसमें लिख दिए केवल 1000 रुपए। ठीक है, 500 रुपए हम लिखना उसमें भूल गए। तो जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से कम धनराशि लिख दी जाती है तो उसे समायोजित करने के लिए जो चिट्ठा तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं नाम की चिट्ठी। ठीक है, फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं आपको। बीजक क्या होता है? बीजक एक ऐसा लिखित प्रपत्र होता है जो कि माल की बिक्री के पश्चात विक्रेता द्वारा तैयार करके क्रेता के पास भेजा जाता है, जिसमें माल की दर, किस्म, मूल्य, मात्रा आदि सभी बातों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, यह प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण बीजक। जब यह बीजक माल की बिक्री के पश्चात बनाया जाता है, यह बीजक विक्रेता द्वारा तैयार करके क्रेता के पास भेजा जाता है, जिसमें माल की दर, किस्म, मूल्य, मात्रा आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक। यह बीजक सूचना देने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जब यह बीजक माल की बिक्री के पूर्व विक्रेता द्वारा तैयार करके क्रेता के पास सूचना देने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसमें माल के दर, किस्म, मूल्य, मात्रा आदि सभी बातों का अनुमानित उल्लेख किया जाता है। साधारण बीजक में विक्रेता का हस्ताक्षर होता है, जबकि सूचना बीजक में विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका है जमा की चिट्ठी। जमा की चिट्ठी वह रुका है। ठीक है, रुका मतलब बिल हम कह सकते हैं। ठीक है, जमा की चिट्ठी वह प्रलेख है जिसमें बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि को समायोजित जब कर दिया जाता है उसमें जमा की चिट्ठी में ही उसे लिखा जाता है। जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से अधिक धनराशि उसमें लिख दी जाती है तो उसे समायोजित करने के लिए एक चिट्ठा तैयार किया जाता है जिसे बोलते हैं जमा की चिट्ठी। नेक्स्ट आपका है नाम की चिट्ठी। जब बीजक में दिखाई गई वास्तविक धनराशि से कम धनराशि लिख दी जाती है तो उसे समायोजित करने के लिए जो चिट्ठा तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं नाम की चिट्ठी। नेक्स्ट आपका आता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट एक प्रकार का लिखित प्रलेख होता है जिसके द्वारा क्रेता माल का आदेश विक्रेता को देता है। ठीक है, जब माल का आदेश प्रत्यक्ष रूप से निर्माता को न देकर उसके प्रतिनिधि को दिया जाता है तो उस समय जो प्रलेख तैयार किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जब माल का आदेश प्रत्यक्ष रूप से निर्माता को दिया जाता है ना कि उसके प्रतिनिधि को। ठीक है, जब माल का आदेश हम प्रत्यक्ष रूप से निर्माता को देते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, इंडेंट क्या होता है? जब माल का आदेश हम निर्माता को न देकर उसके प्रतिनिधि को देते हैं तो उसे बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि जब माल का आदेश हम प्रत्यक्ष रूप से निर्माता को ही देते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट आपका आता है नौ भाटक पत्र। नौ भाटक पत्र जब माल को, ठीक है, जब माल जो होता है जहाज के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको भेजना होता है। ठीक है, तो जहाज के संपूर्ण भाग को या किसी एक भाग को किराए पर लेने के लिए जो पत्र भरा जाता है उसे नौ भाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं। ठीक है, जब माल को जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है तो जहाज के संपूर्ण भाग को या किसी एक भाग को किराए पर लेने के लिए जो प्रपत्र भरा जाता है उसे नौ भाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है जहाजी बिल्टी। जहाजी बिल्टी क्या होता है? बिल्टी का अर्थ होता है बिल, ठीक है, जहाजी बिल। जहाजी बिल से क्या आता है? जब हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ठीक है, तो जहाजी कंपनी द्वारा एक हमें रसीद प्रदान की जाती है। माल भेजने के संबंध में एक हम शुल्क का भुगतान करते हैं और उसके संबंध में एक रसीद हमें प्रदान की जाती है, जिसको बोलते हैं जहाजी बिल्टी, ठीक है। ये सब आपके बेसिक टॉपिक है, इनको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रेलवे बिल्टी। रेलवे बिल्टी क्या होता है? जब हम माल को रेलगाड़ी के माध्यम से भेजते हैं। ये कैसे भेज रहे थे? पानी वाले जहाज से, ठीक है। जब हम माल को जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो जहाजी कंपनी द्वारा हमें एक रसीद प्रदान की जाती है, जिसे बोलते हैं जहाजी बिल्टी। नेक्स्ट आपका है रेलवे बिल्टी। रेलवे बिल्टी से आपसे उस बिल से है जब हम रेलवे के माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो रेलवे कंपनी द्वारा या रेलवे अधिकारी द्वारा एक रसीद प्रदान की जाती है, जिसे बोलते हैं रेलवे बिल्टी। नेक्स्ट आपका है जोखिम पत्र। जोखिम पत्र से क्या आता है? जोखिम पत्र जब माल को रेलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक है, तो रेलवे द्वारा एक फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। रेलवे द्वारा एक भेजने वाले को एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे बोलते हैं जोखिम पत्र। इसमें यह लिखा रहता है कि माल किसकी जोखिम पर भेजा जा रहा है, रेलवे कंपनी की जोखिम पर कि स्वयं भेजने वाले की जोखिम पर, ठीक है। यदि माल स्वयं भेजने वाले की जोखिम पर भेजा जा रहा है तो उस स्थिति में यदि माल खराब हो जाता है या रास्ते में नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस स्थिति में सारी जिम्मेदारी भेजने वाले की होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जोखिम पत्र में यह लिख देते हैं कि माल रेलवे की जोखिम पर भेजा जा रहा है, ठीक है, रेलवे कंपनी की जोखिम पर भेजा जा रहा है, उसके संबंध में एक हमें शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो रेलवे अपनी जोखिम पर माल को लेकर जाता है और यदि फिर उसमें किसी भी प्रकार की खराबी होती है या चोरी हो जाता है माल या नष्ट हो जाता है तो उसमें सारी जिम्मेदारी रेलवे कंपनी की होती है, ठीक है। विदेशी व्यापार के लक्षण। विदेशी व्यापार के लक्षण। विदेशी व्यापार, देखिए विदेशी व्यापार के लक्षण से क्या है? विदेशी व्यापार के लिए मतलब किन किन बातों का होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले विदेशी मतलब कि यहाँ पे दो देश का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। एक हमारा देश रहेगा, एक दूसरा देश, तो उसे विदेश बोलते हैं, ठीक है। तो विदेशी व्यापार में दो देशों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। विदेशी व्यापार में हमें निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। निर्यात लाइसेंस या निर्यात अनुज्ञा पत्र भी इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हमें जहाजी बिल्टी। देखिए हमें विदेशी व्यापार करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम माल विदेश में भेज रहे हैं तो हमें निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और हमें अपना निर्यात प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक हमें विदेश में भी अपना एजेंट रखना पड़ेगा जो कि माल संबंधित ऑर्डर लेगा, ठीक है। ऑर्डर विदेशों से लेता है और वो हमें सूचित करता है, ठीक है। और क्या हमें वैधानिक मंजूरी, जैसे कुछ विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप होते हैं, ठीक है। सरकारें जो होती हैं विदेशी व्यापार करने के लिए कुछ हस्तक्षेप लगा देती हैं, तो वो सभी हमें वैधानिक कार्यवाही हमको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। और
विदेशी व्यापार से हमारी जो होती है आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। ठीक है, विदेशी व्यापार से क्या होता है कि हमारी जो राजनीतिक दशाएं होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, और विदेशी व्यापार हमें संकटकालीन स्थिति में सहायक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अकाल सूखा पड़ गया है तो हम विदेशों के द्वारा हम उससे मदद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार द्वारा हम विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपने देश को फिर से समर्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो विदेशी व्यापार के लक्षणों में यह निम्नलिखित बातें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे आयात एवं निर्यात की गतिविधि। ठीक है, थैंक यू।